जहाँ तक पढ़े हैं ना उसके आगे का होमवर्क पढ़ते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, आप लोग बताइएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे है ना, नेक्स्ट चैप्टर है संघ राज्य संबंध भाग 11 से 12, अनुच्छेद कितना है, 245 से 293 है। ठीक है, बताइएगा। इसमें दिया हुआ ना कि संघ राज्य संबंध जो है भाग 11 से 12 तक है, अनुच्छेद 200 बोलेगा, अनुच्छेद 245 से 293 तक है। इसमें 3 संबंध होता है। ठीक है, एक होता है विधायी संबंध होता है, एक प्रशासनिक संबंध होता है, एक वित्तीय संबंध होता है। ठीक है, संघ राज्य संबंध के बीच 3 संबंध होता है, एक विधायी संबंध होता है, प्रशासनिक संबंध होता है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, और एक क्या वित्तीय संबंध है। तो पहले ना विधायी संबंध देखते हैं। ठीक है, बताइएगा कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार किस अनुच्छेद में है, बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245। हाँ, कह रहा है कि संसद और राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 245 में। कितना अनुच्छेद 245 में है। कह रहा है कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार बोलेगा तो 245 में है। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून क्या होगा। अनुच्छेद 246 है। क्या अनुच्छेद 246 है। कह रहा है कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून बोलेगा कितना अनुच्छेद में है, 246 अनुच्छेद में है। बताइएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठित हेतु संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है, 247 में है। कह रहा है कि कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति बोलेगा किस अनुच्छेद में है, 247 में है। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद द्वारा राष्ट्र हित में राष्ट्र सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 249 में है। ठीक है, तो कह रहा है कि संसद द्वारा राष्ट्र हित में राष्ट्र सूची के विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा का पहल बोलेगा तो अनुच्छेद 249 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कह रहा है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्र सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 250 में। कितना अनुच्छेद 250 में। ये सब अनुच्छेद ना अभी याद कर लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद पता है ना एग्जाम में पॉलिटी का रीढ़ की हड्डी है, इसलिए अनुच्छेद तो मुंह पे रहना चाहिए। इस बुक में इतना चैप्टर वाइज दिया है ना कि आपको याद करने में बहुत आसानी होता है। जैसे एक जगह राज्यपाल दिया है, एक जगह राष्ट्रपति दिया है, एक जगह अथी दे दिया है, मुख्यमंत्री का दे दिया है, ऐसे करके दे दिया है। तो कह रहा है ना कि आपातकाल के दौरान राष्ट्र सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति बोलेगा तो कितना अनुच्छेद में है, तो 250 में है। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता किस अनुच्छेद में, तो क्या होगा, अनुच्छेद 251 में है। कह रहा है कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि की वरीयता बोलेगा तो अनुच्छेद 251 में है। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 252 में। कितना अनुच्छेद 252 में, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 252 में है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है, 253 में। कितना, 253 में। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति बोलेगा अनुच्छेद 253 में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगा। कितना अनुच्छेद में है, 254 में। कितना, 254 में है। कह रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि का प्रभावी होना अनुच्छेद 254 में है। ये सभी अनुच्छेद में याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज ना करना किस अनुच्छेद में है, तो 255 में है। कितना है, 255 में है। तो कह रहा है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज ना करना कितना अनुच्छेद में, 255 में है। अब नेक्स्ट पे अब देखिए प्रशासनिक संबंध दिया, प्रशासनिक संबंध के बारे में दिया जो अनुच्छेद है ना उसके बारे में देखते हैं। बताइएगा। दिया हुआ है कि संसद द्वारा, कह रहा है कि संसद द्वारा
संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार अनुपालन के सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य के और संघ की बाध्यता होगा किस अनुच्छेद में है? तो क्या होगा? अनुच्छेद कितना? 256 में। कितना अनुच्छेद? 256 में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता में अनुच्छेद 256 है। बताइएगा नेक्स्ट अनुच्छेद है, कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय स्मारक सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ राज्य का नियंत्रण किस अनुच्छेद में है? 257 में। क्या है? तो अनुच्छेद 257 में है, ठीक है। तो कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संचरण के संदर्भ में संघ का राज्य का नियंत्रण बोलेगा तो अनुच्छेद 257 में है। बताइएगा नेक्स्ट है, कह रहा है कि कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 258 में। कितना है? 258 में। कह रहा है कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार बोलेगा 258 में है। बताइएगा नेक्स्ट कह रहा है कि संघ द्वारा कह रहा है कि राज्य द्वारा केंद्र और कार्य सौंपने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 258 के क में है। कितना? 258 के क में है। राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति बोलेगा अनुच्छेद 258 में है। आगे बताइए कि भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार किस अनुच्छेद में है? 260 में है। कितना? 260 में है। भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार बोलेगा 260 में है। आगे बताइएगा कि सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही किस अनुच्छेद में है? तो क्या होगा? 261 में है। कह रहा है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही बोलेगा कितना अनुच्छेद में? 261 में। नेक्स्ट है, कह रहा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन कितना अनुच्छेद में है? 262 में। कितना? 262 में। तो कह रहा है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जब भी आएगा 262 याद रखिएगा, ठीक है। आगे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? 263 में। कितना? 263 में। 263 में। जो भी क्वेश्चन रहता है ना उसको बस ध्यान दीजिए कि कौन कौन ये सब क्वेश्चन जो है ना अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन हर एग्जाम में है। आगे कह रहा है ना वित्तीय संबंध है। वित्तीय संबंध के बारे में जो भी अनुच्छेद दिया है उसके बारे में दिया हुआ है। कह रहा है वित्तीय संबंध। इसमें कह रहा है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं होगा किस अनुच्छेद में है? तो 265 में। कितना अनुच्छेद में? 265 में, याद रखिएगा। कह रहा है विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं है, अनुच्छेद 265 में है। बताया कि भारत राज्यों की संचित निधियां लोक लेखा कितना में है? बस जो मेन पॉइंट है उसको याद रखिए। जैसे संचित निधियां हैं तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। संचित निधि का वर्णन कितना है? 266 में है। और यहाँ पे बोला आकस्मिक निधि का वर्णन कितना अनुच्छेद में है? 267 में। कितना? 267 में, ठीक है, याद रखिएगा। एक बात बोले, रुकिए। बोलिए। आगे है सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, लगता है कि याद है, मतलब जो सब लाइन थोड़ी याद करना है, मतलब कोई लाइन होता है ना, लाइन में ऐसा वर्ड होता है बस उससे हमको पकड़ना है कि हाँ इसका मतलब ये होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों के एकत्रित किए गए विनियोजित कर, मतलब विनियोजित कर को हाईलाइट कर लेना है। यहाँ पे जब भी आएगा 268 मारेंगे। बस यही सब जो है ना मेन पॉइंट याद रखना है। केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित किए गए विनियोजित कर बोलेगा तो कितना अनुच्छेद में है? 268 में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर बोलेगा कितना अनुच्छेद में है? तो 270 में है। तो यहाँ पे हाईलाइट करने वाला वर्ड क्या था? संग्रहित था। संग्रहित मतलब वितरित किए जाने वाला, 2 वर्ड था, इसको हाईलाइट कर लेना है। जब भी आएगा 270 मारेंगे। आगे है कि कुछ निश्चित चुंगी और कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार क्या होगा? अनुच्छेद 271 में है। इसमें जो चुंगी है ना ये हाईलाइट है, चुंगी से याद रखेंगे। तो जब भी चुंगी का वर्ड आएगा कि कुछ निश्चित चुंगी पर कर केंद्र पर द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार बोलेगा 271 में है। बताइएगा नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों के हितों से संबंधित कराधान। अब यहाँ पे कराधान है। कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पुनर्नुमति आवश्यक है किस अनुच्छेद में है? 274 में। कितना? 274 में, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान कितना अनुच्छेद में है? 275 में है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान बोलेगा तो 275 में है। आगे कह रहा है व्यवसाय। देखिए व्यवसाय है, व्यापार है, रोजगार है, ये तीनों हाईलाइट कर लेंगे। व्यवसाय, व्यापार, रोजगार पर कर बोलेगा कितना अनुच्छेद में है? 276 में है। व्यवसाय, व्यापार, रोजगार बोलेगा तो अनुच्छेद 276 में है।
स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा ना, तभी मतलब जो है ना एक तरह से एक होता है कि रट रहा है, बस ऐसा पढ़िए ना कि एकदम आप कम समय में ना ज़्यादा कवर कीजिए, बस उससे लगे कि हाँ उसको पकड़ पाइए कि हाँ इसका ये वर्ड था ना, इसका अनुच्छेद ये था। आजकल स्टडी करने का जो है ना स्मार्ट तरीका रहना चाहिए, ना कि एकदम पढ़ रहे हैं। जहाँ पे मेन पॉइंट है बस वो पेन से ना जैसे भी हो या तो नोट कर लीजिए तो पेन से हाईलाइट कर लीजिए, देखिए तो याद नहीं रहता है। आगे करा कि राष्ट्रपति के द्वारा 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग, यहाँ पे वित्त आयोग का वर्णन है ना, देखिए वित्त आयोग का वर्णन सीधे बोलते हैं ना, वित्त आयोग का वर्णन कितना 280 में बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो वित्त आयोग को हाईलाइट कर लेना है, कितना है 280 में है। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन बोला कितना अनुच्छेद में है, 280 में है। आगे देखिए वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना किस अनुच्छेद में है, 281 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेन वर्ड पकड़ना है ना कि वित्त आयोग की सिफारिशों, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड पकड़ना है, वित्त आयोग की सिफारिशों कितना में है, तो 281 में है। आगे देखिए कह रहा है कि संचित निधि, आकस्मिकता निधि, लोकलेखा में जमा धनराशि की अभिरक्षा कितना अनुच्छेद में है, 283 में, कितना 283 में। तो देखिए संचित निधि आएगा, आकस्मिक निधि आएगा, लोकलेखा में आएगा, तो तीनों जब भी दोनों साथ आएगा ना और साथ में लोकलेखा आएगा तभी 283 मारेंगे। आगे कह रहा है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट कितना में होगा, अनुच्छेद 285 में। 85 में होगा। आगे कह रहा है कि वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निबंधन कितना अनुच्छेद में है, 286 में, कितना 286 में। कह रहा है कि वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्वर्धन बोलेगा तो 286 में है। आगे कह रहा है कि विद्युत पर करों से छूट कितना अनुच्छेद में है, 287 में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पानी और बिजली के संबंध में राज्यों का अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में है, 288 में है। देखिए कल शायद ना हम डाले थे टेलीग्राम चैनल पे ने डाले थे अनुच्छेद का, संसद के पार्लियामेंट संबंधित अनुच्छेद था 10-15 था, वैसा ही ना हम लोग कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, मतलब चैप्टर वाइज, मतलब जैसे राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, संसद है, मतलब अथी है, राज्य से रिलेटेड अनुच्छेद है, महाभियोग, ये सब जैसे जैसे चैप्टर वाइज है ना वैसे अलग अलग हम लोग करेंगे ना, तो एक तरह से याद हो जाएगा, मतलब पकड़ लीजिएगा हाँ यहाँ पे ना पूरा राज्यपाल का अनुच्छेद यहाँ पे राष्ट्रपति का है। उस दिन डाले थे ना, एगो स्लाइड डाले थे, और ऐसे ही मतलब अनुच्छेद ना याद करना पड़ेगा पूरा, कुछ भी हो जाए। तो कह रहा है कि पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट बोले 288 में, ठीक है। और राज्यों की संपत्ति और आय को संघ में कराधान छूट कितना अनुच्छेद में, तो क्या होगा, अनुच्छेद 289 में, कितना अनुच्छेद 289 में। तो कह रहे हैं राज्यों की संपत्ति आय के संघ को कराधान से छूट बोलेगा तो 289 में। कह रहा है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट बोलेगा कितना अनुच्छेद में, 289 अनुच्छेद में है, तो 289 में है। आगे आइए देखिए आगे, जब क्लास देखते हैं ना, जब भी पढ़ते हैं तो पूरा फोकस ना पढ़ाई पे कीजिए, ना कि इधर उधर ना उधर, कोई भी काम ना, पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना जब पूरा 100% माइंड नहीं कंसंट्रेट कीजिएगा तब तो याद होने वाला है ही नहीं, इधर से पढ़े उधर से निकल जाएगा, तो हमको तो याद ही नहीं हुआ है, हमको तो समझ ही में नहीं आया है। कह रहा है नीचे देखिए, कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, क्या होगा, 1966 में गठन किया गया था, ठीक है। कह रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, 1966 में। और राज्य मानव समिति गठन कब किया गया था, क्या होगा, 1969 में। राज्य मानव समिति गठन कब किया गया था, 1969 में। बताइए आनंदपुर शाही प्रस्ताव का गठन कब किया गया था, 1973 में, ठीक है। और ऐसा बहुत पूछता है, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, 1983 में। दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा यूँ गलत है, अब गलत को छाटिए, इसमें कौन सा गलत है, इसलिए याद रखिए। कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ था, राज्य मानव समिति का गठन 1969 में हुआ था, आनंदपुर शाही प्रस्ताव का गठन 1973 में हुआ था, और सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था, और पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था। कब हुआ था, 2007 में हुआ था, ठीक है। आगे आइए, आगे कर आपात दुबन, ठीक है, इसमें कह रहा है आपात दुबन, कह रहा है कि आपात दुबन इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, इसको देखते हैं, बताइएगा, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आगे कह रहा है इस बुक को अच्छे से कोई पढ़ लेगा ना, जिसको जहाँ से पूछ जगह से याद हो जाएगा, मतलब 90% 70% भी कोई भी एग्जाम में बैठेगा ना उसका जीके जीएस मजबूत रहेगा, इतना कन्फर्म है, निकाल देगा एग्जाम पक्का। अब बाकी एसपीडी और लूसेंट तो बाकी जो पढ़ रहा है बढ़िया रहा है, बाकी तो ज़्यादा वनडे एग्जाम में पूछता कहाँ से है, ऐसा कुछ नहीं कि कहीं और से डालता है। आगे कह रहा है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, बताइए, संसद के द्वारा। क्या होगा, संसद के द्वारा। तो कह रहा है ना आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा, ठीक है। आगे कह रहा है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, बताइए किसने कहा था,
हृदयनाथ कुंजरू। क्या है हृदयनाथ कुंजरू? कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू है। ठीक है। आगे कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो क्या होगा? राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल की। कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू की जाती है? तो राज्यपाल की, मतलब राज्यपाल की। नेक्स्ट है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन, कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो क्या होगा? अधिकतम बोलेगा तो 3 वर्ष। अब मिनिमम बोलेगा कितना होगा? मिनिमम बोलेगा तो 6 महीना। 6 महीना होगा। ठीक है। अधिकतम बोलेगा तो 3 वर्ष। अब देखिए दिया हुआ है अब तक की गई नई आपात घोषणाएं। देखिए कह रहा है ना, अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया। बताइएगा अभी तक अनुच्छेद 352 का कितना बार प्रयोग किया गया? तो क्या होगा? 3 बार किया गया। ठीक है। इन तीनों घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। कह रहा है कि पहली बार जो है ना, पहली बार कब किया गया था प्रयोग? तो 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। ठीक है। ये पूछता है ना कि पहली बार जो है ना आपात का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। ठीक है। किसके लिए किया गया था? आपात की घोषणा की इसका की गई थी। इसका कारण था ना कि सितंबर 1962 में चीन और नेफा, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, अगर नेफा का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। तो पहली बार जो आपात स्थिति लगा था ना, वो टोटल तो 3 बार हुआ था। पहली बार हुआ था 1962 में, जब चीन का जो युद्ध हुआ था उस समय हुआ था। आगे कह रहा है कि आपात की दूसरी युद्ध घोषणा बोलेगा तो कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में, 62-71। ठीक है। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अधिघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह घोषणा मार्च 1970 में लागू रही थी। आगे तीसरी बार बोल रहा है कि आपात की तीसरी घोषणा कब हुआ था? तो आंतरिक अशांति के आधार पे 25 जून 1975 को की गई थी। तो कब किया गया था? 1975 में। तब पहला हुआ था 1962 में। ठीक है। और दूसरा हुआ था 1971 में। तीसरा कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और यह उद्घोषणा जो है ना 21 मार्च 1977 को क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। ठीक है। अब आगे आइए, बताइएगा। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार क्या है? तो राष्ट्रीय आपात मतलब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण और अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पे जो है ना की जा सकती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ना कि अगर आपात का लगाना रहेगा तो किसके आधार पे लगेगा? तो क्या होगा? राष्ट्रीय आपात और युद्ध, बाह्य आक्रमण और अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लग सकता है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की रक्षा करे? तो क्या होगा? अनुच्छेद 355 है। क्या अनुच्छेद 355 है? तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 है। बताइएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? हाँ, अगर बोलेगा ना कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रीय शासन लागू करना रहेगा तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? 356 के तहत। आगे कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल मतलब फिनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं किया गया। तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन अभी तक किया गया कि नहीं किया गया है? नहीं किया गया। अब वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो क्या होगा? 280। 360 में है। ठीक है। 360 में है वित्तीय आपातकाल, 360 में है। ठीक है। 280 में 280। तब वित्त आयोग हम पूछे हैं, वित्त आयोग हम पूछे हैं, हम वित्तीय आपातकाल पूछे हैं। वित्तीय आपातकाल बोले 360 में, वित्त आयोग बोले 280 में। ठीक है। आय कर राष्ट्रपति मूल अधिकारों में से अनुच्छेद 20 से 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 259 है। क्या अनुच्छेद 259 है? आय कारण कि सॉरी 359, अरे मिस्टेक हो सकता है, 359 है। पढ़े तो सही है ना, सब कुछ सही है ना, दिख नहीं रहा है कि 359 है। आय कर संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी बार अवधि के अंतराल पे होना आवश्यक है? तो क्या होगा? 1 माह। क्या है? 1 माह। कर संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। आय कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? क्या होगा? पंजाब में। कहाँ होगा था? पंजाब में। अब बताइए कि राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो क्या होगा? अनुच्छेद 356 के तहत लगाते हैं। और ये पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। ठीक है। पहली बार लगा था पंजाब।
कहा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में लागू किया गया था। ठीक है। आगे कह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है ना, टर्म ऑफ लोकसभा आपात की संपत्ति तक समाप्ति की तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में जो है ना केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है ना आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आगे आइए, आगे दिया हुआ देखिए आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव दिया हुआ। देखिए आपातकाल 3 प्रकार का होता है। ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक होता है राज्य आपातकाल होता है, एक होता है वित्तीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो क्या होगा? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में है। आपातकाल जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राज्य आपातकाल होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन 352 में है, और राज्य आपातकाल बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है? 356 में है। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल बोलेगा तो वह है ना, तो 360। देखिए वह है तो लास्ट में 0 है, तो वह जैसा दिख रहा है ना, तो 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। तो देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 352 में क्या है? तो कह रहा है राष्ट्रीय आपात के दौरान, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान संघ और तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है, और संघ राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। और आगे पॉइंट कर रहा है कि भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप से कार्य करने लगती है। और एक कह रहा है कि अब तक राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना प्रयोग 3 बार किया गया। कितने बार किया गया? 3 बार प्रयोग किया गया है। आगे कह रहा है 356 में कह रहा है कि राज्य आपातकाल के बारे में कह रहा है कि राष्ट्रीय शासन राज्य में विधानसभाएं भंग किया जाती है, और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत की शासन प्रणाली कैसी है? एकात्मक स्वरूप जो है ना ग्रहण कर लेती है। ठीक है, मतलब राज्यपात में। और अब तक जो राष्ट्रीय शासन का प्रयोग जो है ना 120 से अधिक बार किया जा चुका है। तो देखिएगा अभी तक जो है ना राष्ट्रीय शासन कितनी बार प्रयोग किया जा चुका है? तो कितना होगा? 120 से अधिक बार किया गया है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का वर्णन 360 में है। इसमें कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन क्या है? स्थगित कर दिया जाता है, और संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, और इसके अंतर्गत उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी शामिल होते हैं। और वित्तीय आपात का प्रयोग जो है ना एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक है। आगे कह रहा है कि मूल संविधान में आपात की घोषणा सतत विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख है। तो कह रहा है मूल संविधान में आपात की घोषणा में जो है ना सतत विद्रोह के स्थान पे क्या है? तो आंतरिक अशांति का उल्लेख है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है वित्त आयोग है। क्या है? फिनांस कमीशन। वित्त आयोग, फिनांस कमीशन। वित्त आयोग की संरचना जो है ना ये कह रहा है कि अध्यक्ष इसका जो है सार्वजनिक कार्यों के अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। इसमें जो सदस्य का बात कर रहा है, इसमें सदस्य कौन कौन होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के रखने की व्यक्ति होता है। ठीक है। वित्त आयोग में जो सदस्य होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है। और इसका नेक्स्ट सदस्य होता है सरकार के वित्त लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। और नेक्स्ट है वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। और नेक्स्ट है आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। ठीक है। आगे कह रहा है बताइएगा, कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के समझ कौन रखवाता है? तो क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में के संसद के समझ कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। आगे कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 280। क्या अनुच्छेद 280 है? वित्त आयोग बोला 280, और वित्तीय आपातकाल बोलेगा कितना होगा? 360। आगे कह रहा है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो क्या होगा? 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। अब बताइए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल सदस्य कितने होते हैं? 4 अंश सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है ना मतलब टोटल 5 होता है। एक अध्यक्ष होता है, 4 अंश सदस्य होता है। ठीक है। आगे देखिए वित्त आयोग के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे क्रमांक दिया हुआ है, क्रम में कौन से थे, गठन कब हुआ था, और अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है, अनुशंसा वर्ष दिया हुआ है कि पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, अनुशंसा वर्ष कब था? बताइए क्या होगा? पहला गठन 1991 में केसी नियोगी 1952 से 57 तक हुआ था। 1952 से 57। हाँ, तो वित्त आयोग का जो है ना पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। बहुत पूछता है। इसके पहला वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी थे। और इसके किसके अनुशंसा वर्ष क्या था? 52 से 57 का अनुशंसा वर्ष था, मतलब इतना दिन रहे थे। आगे दूसरा बताइए। दूसरा 1956 में केस 57 तो दूसरा जो वित्त आयोग का गठन था ना ये इसका हुआ था 1956 में गठन हुआ था। वो कौन थे? के संथानम थे। इसका वर्ष बोलेगा तो 1957 से 62। तीसरा बताइए। तीसरा
तीसरा 1960 में हुए थे। के चंद्रा 1962 से 1966। हाँ, तो तीसरा बोलेगा तो कब हुआ? तो 1960 में इसका गठन हुआ। तीसरा वित्त आयोग का गठन 1960 में हुआ था और ये के चंद्रा इसके मतलब अध्यक्ष थे और 62 से 66 तक रहे थे। अरे चौथा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? चौथा बताइए। चौथा वित्त आयोग 1964 में हुआ था। डॉक्टर पीवी बत्रा 1966 से 1969 तक। तो चौथा वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1964 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो है डॉक्टर पीवी राजमन्नार इसके मतलब अध्यक्ष थे। 1966 से 69 इसका मतलब कार्यकाल था। बताइए पांचवा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पांचवा वित्त आयोग गठन 1968 में हुआ था। महावीर त्यागी थे 1969 से 1974 तक। तो पांचवा वित्त आयोग का जो गठन हुआ था ना 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो महावीर त्यागी थे और इनका जो टाइम पीरियड था ना 69 से 74 था। बताइए छठा वित्त आयोग। छठा वित्त आयोग था 1972 से ब्रह्मानंद रेड्डी जो 1974 से 1979 तक। तो पांचवा वित्त आयोग का जो गठन है ना ये हुआ था 1968 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष महावीर त्यागी थे और इसका 69 से 74 इनका टाइम पीरियड था। छठा वित्त आयोग बताइए गठन कब हुआ था? छठा वित्त आयोग का तो छठा वित्त आयोग का जो गठन हुआ था ना ये हुआ था 1972 में हुआ था। अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी थे और 1974 से 79 तक रहे थे। सातवां बताइए। सातवां तो 1977 में स्लेटे 1979 से 1984 तक। सातवां वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1977 में हुआ था। उसमें अध्यक्ष JM सेलेट थे और इनका जो टाइम पीरियड 1979 से 84 था। आठवां बताइए। आठवां वित्त आयोग। आठवां वित्त आयोग था 1982। चौहान 84 से 1979। तो आठवां वित्त आयोग का गठन हुआ था 1982 में हुआ था। इसमें अध्यक्ष वाई चौहान थे और 1984-89 में इनका टाइम पीरियड था। आगे नौवां वित्त आयोग बताइए। नौवां वित्त आयोग था 1987। क्या हुआ? नौवां जो वित्त आयोग का गठन 1989 में हुआ था और इसके अध्यक्ष NKP साल्वे थे। 1989-95 तक इनका टाइम पीरियड था। 10वां वित्त आयोग बताइए। हाँ, तो 10वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ था इसका हुआ था 1987 में, सॉरी 1992 में। KC पंत थे और 1995 से इनका 2003 इनका ये था कार्यकाल था। बताइएगा नेक्स्ट 11वां बताइए। 11वां 11वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1998 में और इसके अध्यक्ष जो थे AM खुसरो थे और इसका जो इनका टाइम पीरियड था 2005 से 2005। आगे 12 बताइए। 12वां वित्त आयोग कौन थे? 12वां वित्त आयोग का गठन 2002 में और डॉक्टर PC रंगराजन 2005 से 2010। हाँ, 12वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ था ना ये लास्ट में 2 3 4 याद रखिए। फर्स्ट 1 2 याद रखिए और लास्ट में 3 4 याद रखिए। यही सब पूछेगा एग्जाम में। तो कह रहे हैं कि 12वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 2002 में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर C रंगराजन थे और 2005 से 2010 इनका टाइम पीरियड था। 13वां बताइए। 13वां 2007 में डॉक्टर विजय केलकर 2010 से 2015 तक। हाँ, 13वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ था ना ये हुआ था 2007 में हुआ था 13वां वित्त आयोग का गठन और डॉक्टर विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल था 2010 से 2015 था। 14वां बताइए। 14वां 2013 में हुआ था डॉक्टर वाई पी रेड्डी 2015 से 2020। 14वां वित्त आयोग का गठन हुआ था 2013 में हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे। इनका कार्यकाल था 2005 से 2020। 15वां बताइए। 15वां 2017 में 2020 से 2021 से 2026 तक। 15वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 2017 में हुआ था और इसके NK सिंह इसके अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल 2020 से 21 था और 21 से 26 तक था। ठीक है, बताइए कि 16वां वित्त आयोग 2020 से 21 और 21 से 26 तक रहे थे, फिर 21 से 26 तक रहे थे। अभी रहेंगे। रहेगा 16वां बताइए। 16वां
ये 2026 से 5 वर्ष तो रहेंगे। हाँ, 16वां वित्त आयोग का गठन जो हुआ था 2023 में हुआ था। 16वां वित्त आयोग का गठन जो वर्तमान में कौन है, अरविंद पंगड़िया है। इनका 2026 1/4/2026 से 5 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है, मतलब 26/5 कितना हुआ, 31 तक। चलिए आगे आइए। 26/5 29 हुआ कि 31 हुआ? 31 हुआ। 31 आगे कह रहा है कि बताइए नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति पर निर्धारित होते हैं, तो क्या होगा? वित्त आयोग की। वित्त आयोग। क्या है वित्त आयोग? कह रहा है ना कि वित्त आयोग, कह रहा है वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों के राज्यों के भाग केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता निर्धारण करना। कह रहा है वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है ना, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की निर्धारण करना। नींद पता कब आएगा? जब नींद कब नहीं आएगा, जब किसी का रिजल्ट होगा ना पड़ोस में, तब नींद जो है ना काम आने के लिए भाग जाएगा, लगेगा कि क्या करें हम। ठीक है ना, तब समझ में आएगा। पड़ोस की क्यों अगर रिजल्ट पड़ोस को ही तुलना कर, पड़ोस का ही तुलना करना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए नींद को त्यागना है, कुछ भी हो जाए पढ़ना है। मेरे पड़ोसी लोग कोई ना है। क्योंकि किसी को जॉब लगता है कि कैसे उसका जॉब लगे, हमको क्यों नहीं लगा, मेरा क्यों नहीं लगा, इसलिए उसमें नींद सब भाग जाता है, उसमें एकदम आसमान ज़मीन दिखता है एकदम। आगे कह रहा है ना, नेक्स्ट कह रहा है केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है, तो क्या होगा? वित्त आयोग। क्या होगा? वित्त आयोग। आगे कह रहा है केंद्र के समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा में कौन प्राधिकरण करता है, तो क्या होगा? वित्त आयोग। क्या होगा? वित्त आयोग। आगे कह रहा है कि समान रूप से में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व के राज्यों का अंत निर्धारित करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि समान रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद जो है ना वित्त आयोग की नियुक्ति और केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत की संचित निधि, कह रहा है कि भारत की संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के लिए राष्ट्र में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है, तो क्या होगा? वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। आगे कह रहा है कि 15वां वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? 41%। क्या है? तो 41%। क्या है? 41%। आगे कह रहा है कि वर्ष 21 से 26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारण मापदंडों में कौन से 2 नए मापदंड शामिल किए गए हैं, तो क्या होगा? जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और एवं कराधान प्रयास है। बताइए नेक्स्ट कह रहा है कि ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वां वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वां वित्त आयोग का जो है ना सचिव नियुक्त किया गया है। आगे कर देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो क्या होगा? 1951 में। हाँ, 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी योगी थे, जस्ट पढ़े ऊपर पढ़े हैं। आगे आइए नीति आयोग। नेक्स्ट चैप्टर है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग है। बताइए नीति आयोग के बारे में बताइएगा। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, क्या होगा? 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई है। तो कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई है। आगे कह रहा है कि नीति आयोग का कौन सा निकाय है, बताइए? गैर संवैधानिक। क्या है? तो गैर संवैधानिक है। क्या है? गैर संवैधानिक है। आगे कह रहा है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो क्या होगा? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कह रहा है ना कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होते हैं, मोदी जी वर्तमान में है। आगे राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी, बताइए? 6 अगस्त 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास तो परिषद। कह रहा है ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है इसमें नीति आयोग की संरचना दिया हुआ है। ठीक है, नीति आयोग को संरचना दिया हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए? तो
भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री। आयकर आने की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजन है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो कह रहा है कि गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। आगे कह रहा है कि विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन होते हैं, बताइए क्या होगा। विशेष आमंत्रित सदस्य बोलेगा तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेष प्रधानमंत्री के द्वारा निर्मित। कह रहा है विशेष आमंत्रित सदस्य जो है ना विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो है प्रधानमंत्री द्वारा क्या है मतलब नामित होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष बोलेगा तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त करते हैं। अगर बोलेगा ना कि वित्त आयोग का जो है ना सॉरी नीति आयोग का जो है मतलब उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। अब सदस्य क्या होता है, सदस्य बोलेगा तो पूर्णकालिक होता है। सदस्य का पूर्ण क्या है तो पूर्णकालिक होता है। क्या होता है, पूर्णकालिक होता है। आयोग दिया हुआ है कि अंशकालिक सदस्य क्या है, बताइए अंशकालिक सदस्य बोलेगा तो आधुनिक विश्वविद्यालय सदस्य के श्रेणी के आधार पर होंगे। तो अंशकालिक सदस्य क्या होता है, अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थानों और अनुसंतुलन संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी से आधार पर होंगे। अब पदेन सदस्य कौन होता है, पदेन सदस्य बोलेगा तो पदेन सदस्य बोलेगा ना तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा क्या होते हैं, नामित होते हैं। पदेन सदस्य जो होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। बताइए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बताइए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सभी स्तर अधिकारियों को निश्चित करे हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ना क्या होते हैं तो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट सचिवालय होते हैं। सचिवालय क्या होते हैं, नीति आयोग का सचिवालय बोलेगा तो सचिवालय जो आवश्यकता अनुसार स्थापना होगी। आय करा कि विशिष्ट मुद्दों परिषद या आकाशीय मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें ये परिषदें विशिष्ट कार्यालय के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। आगे आइए बताइएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। प्रधानमंत्री करते हैं। हाँ तो कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। बताइएगा। नेक्स्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया, तो क्या होगा। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मत समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता था, क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। हाँ तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद है, कह रहा है कि नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता मतलब कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ कि कह रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में से कौन सा दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है। और नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। आगे ये कह रहे देखिए राष्ट्रीय भारत पर परिवर्तन संस्था दिया हुआ है। तो इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण बोलेगा तो भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था का निर्माण कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग के बारे में बोल रहा है। इसका पूर्ववर्ती योजना क्या, पूर्ववर्ती नाम क्या था, पूर्ववर्ती बोलेगा तो योजना आयोग नाम था। कितना था, क्या था, योजना आयोग नाम था, ठीक है ना। अभी वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। अधिकार क्षेत्र बोलेगा तो क्या है, अधिकार क्षेत्र बोलेगा तो अधिकार क्षेत्र बोलेगा तो क्या है, तो भारत सरकार है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नीति आयोग का मुख्यालय बोलेगा तो नई दिल्ली है। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर सुमन के बेरी। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे, बताइए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो अध्यक्ष बोलेगा प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष बोलेगा डॉक्टर सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलेगा तो BVR सुब्रमण्यम। अब वेबसाइट क्या है, क्या है, तो नीति.government.in है। नेक्स्ट कह रहा है कि योजना आयोग के संघ का स्थान लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है,
के संस्थानम का है। करा योजना आयोग के ने संघ का स्थान लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? तो उसके संस्थानम का है। क्या है? के संस्थानम का है। आगे करा है कि वरीयता क्रम में दिया हुआ है कि कौन कौन क्रम किसका आता है। देखिए वरीयता क्रम में दिया हुआ सबसे पहले कौन आता है? तो राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद उपराष्ट्रपति। उसके बाद उसके बाद क्या होता है? अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। तो पहले याद रखिएगा, पहले आते हैं देश के सर्वोच्च जो व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसका प्रधानमंत्री, उसके बाद अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद कौन आएंगे? पूर्व राष्ट्रपति आएंगे। और उसके बाद कौन आएगा? तो उप प्रधानमंत्री क्रम के अनुसार। पूर्व प्रधानमंत्री। हाँ और नेक्स्ट है कि भारत के 6 नंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष आएंगे। और नेक्स्ट है कि संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष, नीति आयोग और पूर्व प्रधानमंत्री तथा राज्यसभा एवं लोकसभा सदस्य के विपक्ष के नेता आएंगे। और साथ के काम में क्या आएगा? तो भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति आएगा। हाँ आगे करा कि अपने अपने राज्यों से बाहर राज्यों के राज्यपाल आएंगे। और नेक्स्ट है कि 9 नंबर पे क्या आएगा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे। और आगे करा कि 9 के काम में क्या आएगा? तो अध्यक्ष मतलब संघ लोक सेवा आयोग आएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त तो भारत के निरंतर महालेखा परीक्षक। और 10 में क्या आएगा? तो राज्यसभा के उपसभापति आएगा। आगे करा नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी किया गया? तो क्या होगा? नीति आयोग। कह रहा है कि नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग। आगे आइए, कह रहा है कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? बताइए, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित बनाना। हाँ, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक नियोजन और नीति से निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा का सुनिश्चित करना। तो कह रहा है कि नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन का और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा का सुनिश्चित करना। ठीक है, तो एनसीईआरटी का होमवर्क खत्म हो गया। नेक्स्ट होमवर्क कल देखेंगे। जहाँ तक पढ़े हैं ना उसके आगे का होमवर्क पढ़ते हैं। ठीक है, सल्तनत काल है। इसमें 1206 से 1526 विजयनगर व अंत प्रांतीय प्राज है। इसके पहले का हम पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे का करते हैं। कुछ क्वेश्चन शायद छूटा हुआ था, कुछ क्वेश्चन उसको हम करवा देंगे। ठीक है ना, लेकिन पढ़िए सल्तनत काल से। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? बताइए क्या होगा? 1336 में हुआ था। कब? 1336 में हुआ था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। अब आइएगा, बताइएगा यहाँ पे संस्थापक दिया वंश है, यहाँ पे संस्थापक दिया। बताइएगा कि संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या होगा बताइए? कौन है? हरिराम बुक्का है। कौन है? हरिराम बुक्का है। ठीक है, अगर सालूब वंश का बोलेगा संस्थापक कौन था? सालूब का बोलेगा तो सालूब नरसिंह। कौन है? सालूब नरसिंह। और तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु का बोलेगा तो क्या है? वीर नरसिंह। क्या है? वीर नरसिंह है, याद रखिए, वीर नरसिंह। और अबिडू का बोलेगा तो कौन था? अबिडू वंश का संस्थापक तिरुमल। क्या है? तिरुमल। याद रखिए, संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिराम बुक्का। और सालूब का बोले सालूब नरसिंह, तुलुब का बोलेगा वीर नरसिंह, और बीडू बोलेगा तो तिरुमल थे। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है। इसमें क्या है ना कि इसमें सूची 1 में दिया हुआ विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री है, इसमें दिया हुआ इस साइड। और इसमें सूची 2 में क्या है? तत्कालीन शासक दिया हुआ। बताइएगा कि दुआर्तो बारबोसा 1516 में, जो 1516, ये कौन तत्कालीन शासक इसमें था? कौन था बताइए? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। और डोमिंगो पायस, इसका जो पीज इसको बोलते हैं, 1520 से 1522 था। इसमें तत्कालीन शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। और हाँ, नेक्स्ट है फारनाओ नुनी का जो था ना 1535 से 1537 था। इसमें तत्कालीन शासक कौन था? अच्युत देव राय था। कौन था? अच्युत देव राय। अर्जुन नहीं, अच्युत देव राय। सीजर फेंड्रिक बोलेगा तो 67 से 68। इसमें कौन था? सदाशिव राय था। कौन? सदाशिव राय। ठीक है, आगे करा क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी 1420 से 21 के किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? क्या होगा? देवराय प्रथम। कारण इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी, इतालवी यात्री था निकोलो दा कोंटी। ये 1420 से 1421 किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम। आगे करा कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो क्या होगा? देवराय द्वितीय। क्या हो? देवराय द्वितीय के काल में। आगे करा ने किस देवराय के ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? क्या होगा? पुर्तगाली। क्या होगा? पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली।
हाँ, तो कह रहे हैं किस देवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, तो पुर्तगाली था। नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर जो है ना स्थित है, क्या होगा? तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा। वही नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, बताइए। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ है? गुलबर्गा था, गुलबर्गा। नेक्स्ट बताइएगा कि विजयनगर के महान साम्राज्य अवशेष कहाँ पाए गए थे, वो हम्पी में। कहाँ पाए गए थे? हम्पी में। नेक्स्ट कह रहा है कि हाँ, नेक्स्ट कह रहा है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों का साथ संधि किया था? कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय। कह रहा है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट कह रहा है किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है? ठीक है, क्या है? मोहम्मद आदिल शाह। तो कह रहा है किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है? मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, मतलब नेक्स्ट है कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। बाबर के थे। किसके थे? बाबर के थे। यहाँ पे होगा बाबर। नेक्स्ट है हम्पी। कह रहा है हम्पी, तिरुवल्लमय, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम की निर्माता कौन था? तो क्या होगा? कृष्णदेवराय। क्या था? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्या है, बताइए। हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। तो कह रहा है ना कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। आगे कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? तो माधवराव विद्यारायण। तो कह रहा है कि हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? माधवराव विद्यारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि विजयनगर अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ जो है ना संघर्ष चलता रहा? तो क्या होगा? बहमनी राज्य से। क्या है? बहमनी राज्य से। तो कह रहा है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी राज्य से। ठीक है, आगे आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो क्या होगा? हरियर एवं बुक्का। कह रहा है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो हरियर एवं बुक्का। आगे कह रहा है कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो क्या होगा? कालीकट। यही सब क्वेश्चन पूछेंगे ना क्यूज में, सभी लोग लाइव आंसर देना है कमेंट में। कौन सा याद था? लिखने से भी याद होगा, बोलने से भी याद होगा, लिखने से भी याद होगा। लिखिएगा हाँ इसका आंसर ये है। जो होमवर्क दे रहे हैं ना उसी से क्यूज करेंगे। बाकी पहले क्या करेंगे ना, जो बिहार इसका एग्जाम हुआ है ना, जो रद्द हुआ था क्वेश्चन, उससे पहले क्वेश्चन पूछेंगे दोनों शिफ्ट से। पहले उसको ख़त्म करेंगे जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, पहले उसका सारा क्वेश्चन पूछ लेंगे। आज रात में करेंगे क्यूज स्टार्ट। आज से मंडे है ना, अच्छा दिन है, आज से स्टार्ट करेंगे। क्या कितना बजे? शाम में स्टार्ट करेंगे। टेस्ट खत्म हो जाएगा एडिटोरिया वाला शाम में, मतलब समथिंग 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट करेंगे। और क्या आज 7:30 से 9 तक करेंगे। लगभग 1-1.5 घंटा में ना 400-500 क्वेश्चन पूछ देंगे, कम से कम 500 प्लस। सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। आगे है ना मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा? मदुरै में। कहाँ है? मदुरै में स्थित है। आगे कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। क्या है? 14वीं सदी में। चलिए आगे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 14वीं सदी में हुआ था। बताइए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देवराय राजा थे? कहाँ के थे? विजयनगर के थे। कहाँ थे? विजयनगर के थे। आगे कह रहा है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? क्या होगा? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद में। आगे कह रहा है ना कि हम्पी का खुला। नेक्स्ट है ना कह रहा है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? क्या हो? बताइए। कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, आगे बताइएगा कि किस संगम वंशी शासक को पौड़ देवराय भी कहा जाता है? क्या होगा? देवराय द्वितीय को। क्या है? देवराय द्वितीय को। आगे कह रहा है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बताइए क्या होगा?
मोहम्मद आदिल शाह का है। क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का है। अलीदा शाह को। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का रहा है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। किसके लिए बताइए? हरिराम बुक्का का। ठीक है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिराम बुक्का का। नेक्स्ट है चार मीनार स्थित है कहाँ है? बताइए, चार मीनार स्थित है कहाँ? हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? क्या होगा? बेल्लारी में है। कहाँ है? बेल्लारी में। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बताइए, क्या होगा? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन कंपराय को। ठीक है, तो कह रहा है ना कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विलय का श्रेय किसे है? तो बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि मुस्लिमों को सेना में निर्मुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो क्या होगा? देवराय प्रथम था। क्या था? देवराय प्रथम था। मुस्लिमों को सेना में निर्मुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देवराय प्रथम था। आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के लिए मत विवाद का विषय नहीं था? तो क्या होगा? वारंगल का क्षेत्र। क्या है? वारंगल का क्षेत्र। आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो क्या होगा? संगमा। क्या था? संगमा। ठीक है, तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो संगमा था। अब आइए नेक्स्ट कह रहा है ना कि 24 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर की थी? बताइए, क्या होगा? गजबेतकर थी। देवराय द्वितीय। कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो देवराय द्वितीय। नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया? कह रहा है विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, हुआ था कौन? देवराय द्वितीय था। क्या? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में एवं राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? क्या होगा? कृष्णदेव राय। क्या हो? कृष्णदेव राय। तो कह रहा है ना कि विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में एवं राजा स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो कृष्णदेव राय। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? क्या होगा? कृष्णदेव राय। क्या है? कृष्णदेव राय। तो कह रहा है ना कि किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो कृष्णदेव राय। नेक्स्ट कह रहा है कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुए थे? बताइए। हाँ, तो कह रहा है ना कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? तो पहला था कि विजयनगर के घोड़े की मूर्ति का अधिकार मिला। बिल्कुल सही है। और पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। बिल्कुल सही है। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों को यात्रियों को विजयनगर का भ्रमण करने पे आए। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो क्या होगा? कुली कुतुब शाह। क्या है? कुली कुतुब शाह। तो कह रहा है ना कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। बताइएगा कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना था। क्या होगा? हरिहर द्वितीय। क्या होगा? हरिहर द्वितीय। कारण कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना, तो ये जो है ना हरिहर द्वितीय। आगे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या होगा? भूरास्व। क्या था? भूरास्व था। कह रहा है ना कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूरास्व था। नेक्स्ट बताइएगा कि अठवन का क्या मतलब होता है? बताइए, अठवन का क्या मतलब है? अठवन का मतलब क्या है? भूरास्व विभाग है। क्या है? भूरास्व विभाग है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है ना कि कुआ युग में जो है ना वह सम्मिलित नहीं है। कौन इसमें गलत है? बताइए, क्या होगा? क्या? भूरास्व विभाग है। ए नंबर होगा। पहले इसका ए होगा। भूरास्व विभाग होगा। इसमें कह रहा है कौन सा गलत? बताइए, इसमें कौन सा गलत है? तो क्या होगा?
बीजापुर का जो है ना, बीजापुर का था यूसुफ आदिल शाह था, ठीक है ना। मलवा के बाद बहादुर। हाँ, तो इसमें जो है ना यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर ये गलत है, और मालवा का बोलेगा तो बाज बहादुर बिल्कुल सही है, गोलकुंडा का बोलेगा तो कुतुब शाह बिल्कुल सही है, गुजरात का बोलेगा तो सुल्तान मुजफ्फर शाह सही है। अहमदनगर का कौन है? बीजापुर का था, बीजापुर का था। बताइए किस, आदिल शाह बीजापुर। हाँ आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट कर रहा है कि किस देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, बताइए क्या होगा। आठ तेलुगु कवि। तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे। ऐसे जो आंसर टिक लास्ट में किया हुआ वैसे सही है ना, मतलब लास्ट में लिखा हुआ रहता है तो आठ तेलुगु कवि। सही है, वैसे भी सही है, ऐसे सही है ना, ये सही तो रहता पता है। चल ही जाएगा, टिक लगा चाहे ऐसे भी ऐसे चल डायरेक्ट ध्यान अगर उधर नहीं ध्यान, या ऐसे अपने आप में सोच सकते हैं ना कि इसका कौन सा आंसर हम सही कर सकते हैं, ऐसे ही मतलब इसका मतलब ये होता है। ऐसा डायरेक्ट आंसर ठीक हो जाता है, ठीक पे चल जाता है आंसर, ध्यान उस पर चल जाता है। ऐसा लास्ट में लिखा रहता है ना, लास्ट में छुपा करके, तो अच्छा रहता है। आगे करेक्ट क्वेश्चन 45 का रहा है कि इसमें राजवंश दिया हुआ है और राज दिया हुआ है कि इसका आदिल शाही क्या 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 कौन सा राज था, आदिल शाही का बोलेगा तो आदिल शाही बीजापुर का था। आदिल शाही बीजापुर का था। अब कुतुब शाही बोलेगा तो किसका था, कुतुब शाही तो था गोलकुंडा का था, कुतुब शाही गोलकुंडा का था। और निजाम शाही बोलेगा तो किसका था, निजाम शाही निजाम शाही अहमदनगर का। अहमदनगर का। अहमदनगर था। इदाम शाही बोलेगा किसका था, इदाम शाही बरार का था, किसका था, बरार का था। आगे आइए, कह रहा है क्वेश्चन 46 का रहा है कि सरगी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है, बताइए पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है, सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, जौनपुर को कहते हैं। कह रहा है कि कलहन की राज तरंगिनी किसके पुस्तक है, कलहन की है, ठीक है, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। किसने आगे बढ़ाया था, तो क्या होगा, जॉन राज एवं सीवर ने, जॉन राज श्रीवर ने। नेक्स्ट करा कि अपनी मधुरा विजय या वीर करापे चरित्र कृति ने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, क्या, गंगा देवी, क्या गंगा देवी। कह रहा नेक्स्ट कह रहा कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने, तो क्या होगा, मुजाहिद शाह ने। कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, मुजाहिद शाह ने। आगे नेक्स्ट है, कह रहा है कि सॉरी सर, कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने किया था ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन हसन व बहमन शाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे, तो क्या होगा, विजयनगर राज्यकाल। क्या है, विजयनगर राज्यकाल है, विजयनगर राज्यकाल। बताया कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, बताइए 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो क्या होगा, 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था, 1556 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का बोलेगा तो 27 में। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया बाबर मर गया, 30 में क्या होता है, बाबर मर जाता है। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कह रहा है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जानते हैं किसको, जैनुल अब्दीन को, किसको, जैनुल अब्दीन को। नेक्स्ट कह रहा है किस देवराय ने अमुक्तमाल्यदा काव्य की रचना किस भाषा में की थी, बताइए, तेलुगु में पूछेगा ना कि अमुक्तमाल्यदा जो काव्य है ना, इसका रचनाकार कौन है, तो किस देवराय है, ठीक है, किस देवराय। इसका किस भाषा में लिखा गया था, तो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। आगे कह रहा है किस देवराय का राजकवि कौन था, बताइए क्या होगा, पेदना। क्या है, पेदना। आगे कह रहा है इनमें से आंध्र भोज भी कहा जाता है किसको, आंध्र भोज के नाम से किसको जानते हैं, कृष्ण देवराय को। क्या है, किस देवराय को। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहते हैं, आंध्र पितामह किसको कहते हैं, आंध्र पितामह बोलेगा तो किस देवराय को। क्या है, किस देवराय को। बताइए किसका शासनकाल जो है ना तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग का माना जाता है, तो क्या होगा, किस देवराय। क्या है, किस देवराय, कृष्ण देवराय। बताइएगा कि इसमें पुस्तक दिया हुआ है और लेखक बताइए कि मनु चरित्रम के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा, अलसानी पेउत्रा, लासानी पेउत्रा। और परिजात अपरानम का बोलेगा तो क्या होगा, कौन होगा इसका लेखक, नंदी तिमैया, नंदी तिमैया है। आगे है पांडुरंग महामात्र का बोलेगा तो
तेनालीराम रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण। अमुक मालदा का बोलेगा तो कृष्ण देव राय। ठीक है, देवराय, कृष्ण देवराय। बताइए, कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था, तो क्या होगा? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। राज इसका जो है राज जो है ना, राज कुलशेखर पांड्य ने कराया था। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण करवाया था ना, राज कुलशेखर पांड्य ने करवाया था। ठीक है, लेकिन कृष्ण देव राय किसका निर्माण करवाया था? तो कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण देव राय। हजार स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर, ये तीनों का निर्माण जो है ना, कृष्ण देव राय ने करवाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। कह रहा है कि किस पुस्तक में कृष्ण देव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, तो क्या होगा? अमुक्त मालदा में। कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों का समाप्त किया था, क्या होगा? कृष्ण देव राय होगा ना। आगे कह रहा है कि अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ, बताइए। अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह के आजीवन कारावास दिया गया। तो कह रहा है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। बताइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो क्या होगा? वेंकट द्वितीय था। कौन था? वेंकट द्वितीय था। तो कह रहा है ना कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। रहेगा नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को धर्मनिरपेक्षता में आस्था कारण उनकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर उन पुकारती थी, तो क्या होगा? इब्राहिम आदिल शाह। क्या है? इब्राहिम आदिल शाह। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 पे, कह रहा है कि तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, तो क्या होगा? राम राजा। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बंतरी हट्टी युद्ध 23 जनवरी 1565 को समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, क्या होगा? सदाशिव राव। क्या सदाशिव राव था? सदाशिव राव। आगे कह रहा है तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? तालीकोटा का था ये विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईसाइयों के घृणा की भावना और उनकी अंतर्राज्यीय रणनीति में हस्तक्षेप और तालीकोटा का जो था ना, सभी है ना, हाँ, तालीकोटा का जो है ना, दोनों इसमें ये भी तो दोनों होगा। तालीकोटा के बारे में बोल रहा है ना कि राम राय का दक्षिणी सल्तनत के साथ दुरपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति हस्तक्षेप था। और नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनत की समान ईर्ष्या घृणा की समान भावना थी। कल से जो है ना एक चैप्टर हम लोग साइंस का भी कर लेंगे। ठीक है, इसके हिस्ट्री के साथ जो है ना एक चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ लेंगे और एक चैप्टर साइंस का पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कल साइंस का भी पढ़ लेंगे साथ में एक चैप्टर। इसे हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ज़्यादा पड़ेगा तो बोर टाइप का होगा, इसलिए साथ में एक चैप्टर साइंस का कर लेंगे इसको ख़त्म होने के बाद। आगे कराने की क्वेश्चन 68 कह रहा है कि विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था, बताइए क्या होगा? बरार शामिल नहीं था, लेकिन बीजापुर शामिल था, अहमदनगर शामिल था, गोलकुंडा शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना था, क्या होगा? तालीकोटा का युद्ध। कह रहा है ना कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग को अंत माना, तो तालीकोटा का युद्ध। आगे कह रहा है ना कि किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इसे राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव का टिप्पणी की? सीजर फ्रेडरिक। क्या है? सीजर फ्रेडरिक। कह रहा है ना कि किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो हुआ था 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी किया, तो सीजर फ्रेडरिक था। आगे कह रहा है कि 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो क्या होगा? विठल के रूप में विष्णु को है। ठीक है, आगे कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, तो क्या होगा? हजार स्वामी मंदिर। हजारा रामा स्वामी मंदिर। कह रहा है किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, तो हजारा रामा स्वामी मंदिर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए कह रहा है कि मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था, बताइए किसने? मदुरा के नायकों ने। क्या है? मदुरा के नायकों ने। आइए कह रहा है शैवों का जनता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को। लिपाक्षी को। क्या है? लिपाक्षी को।
आगे इसमें ना मिलान करना है, ठीक है। इसमें सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। बड़वा क्या था भाई? बड़वा बड़वा भारत था ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, भारत क्या करता है भारत में बसने वाले लोग। बड़वा बड़वा जो था ना, ये था बड़वा क्या था? तो ये था बड़वा क्या था? तो ये था उत्तर भारत में आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग को कहते थे। उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग को क्या कहते थे? बड़वा कहते थे, ना कि भड़वा बोलते थे। बड़वा, ठीक है ना, नोट भड़वा। आगे है ना, नेक्स्ट है वेश विवेक। बताइए वेश विवेक किसको कहते थे? हाँ, वेश विवेक जो थे ना, दासों का क्रय विक्रय था। क्या था? दासों का क्रय विक्रय था। तो राय किसको कहते थे? राय बोलेगा तो विजयनगर काल में राजू का कहा जाता था, राजा को कहा जाता था। राय जो है ना, किसको कहते थे? विजयनगर के काल में राजा को कहा जाता था राय, ठीक है। गणपेंद्र किसको कहते थे? गणपेंद्र गणपेंद्र इसको बोलते थे ना, पैर में पहना जाने वाला समन सूचक कड़ा, इसको ना गणपेंद्र बोलते थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें भी मिलान करना है। बताइए कि भंडारवाद ग्राम भूमि, इसका क्या होगा? भंडारवाद ग्राम भूमि का बोलेगा तो हाँ, तो भंडारवाद की ग्राम भूमि क्या है? तो राज्य के सीधे करा कि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि है। अब मान भूमि क्या होगा? मान भूमि बोलेगा तो हाँ, मान भूमि क्या है ना, तो राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। आगे करा अमरस भूमि क्या है? अमरस भूमि बोलेगा तो अमरस भूमि क्या होता था? अमरस भूमि क्या होता था कि सैनिक व सैनिक अधिकारियों को जननी उनकी सेवा के बदले ही दी जाने वाली भूमि को ना अमरस भूमि कहते थे। रथ कोगड़े भूमि को क्या कहते थे? रथ कोगड़े भूमि को बोलेगा तो युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि को बोला जाता था रथ कोगड़े। हाँ, रथ कोगड़े भूमि किसको कहते थे ना, तो युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि को रथ कोगड़े भूमि कहते थे। आगे 77 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि वीर पंचाल, कह रहा है ना कि वीर पंचाल का अर्थ क्या है? वीर पंचाल का अर्थ 10 कार वर्ग होता है। 10 कार वर्ग है। क्या है? 10 कार वर्ग है। कह रहा है कि वीर पंचाल का अर्थ क्या है? तो 10 कार वर्ग है। आगे कह रहा है कि कौन सम्मिलित इसमें नहीं है, इसमें कह रहा है कौन गलत है। बताइए इसमें गलत कौन है, सही कौन है? मान भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि गलत है, लेकिन वल्ली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाले कर मुक्त भूमि, कुटगी रहेगा तो कट्टे पे ली गई भूमि, कुटी रहेगा तो कृषक मजदूर। हाँ, इसमें गलत क्या है? तो मान भूमि जो है ना, मान भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण पर ग्रामों की भूमि बोले, एक गलत है। इसमें सही क्या है? तो गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को ना उबली भूमि कहते थे। क्या कहते थे? उबली भूमि। अब पट्टे पर ली गई भूमि को क्या कहते थे? कुटगी बोलते थे। और कृषक मजदूर किसको बोलते थे? तो कुदी को बोलते थे, ठीक है। आगे ये मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। क्या था? बताइए। प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानी या तो महाप्रधानी, प्रधानी या महाप्रधानी। इसमें सूची 1 में दिया, सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पे बताइए सभानायक का क्या होगा? सभानायक का क्या होता था ये? हाँ, मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष था ना, वो सभानायक था सल्तनत काल में, ठीक है। और मुख्य सचिव किसको बोलते थे? मुख्य सचिव बोलेगा तो सर्वनायक को, सर्वनायक। और गृह मंत्री कौन होता था सल्तनत काल में? तो माननीय प्रधानम। और शाही मुद्रा का रखने वाला बोलेगा तो मुद्राकर्ता। आगे आइए, बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन न्यायालंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? बताइए क्या होगा? विजयनगर काल में। विजयनगर काल में। क्या होगा? विजयनगर काल में। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायालंकार व्यवस्था आयंकार व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में। अरे अमरम का अर्थ क्या होता है? अमरम का अर्थ बोलेगा तो जागीर होता है। जागीर। अमरम का होता है जागीर होता है। आगे कह रहा है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था क्या? अयंगार। क्या था? अयंगार। शिष्ट का अर्थ क्या होता है? शिष्ट का अर्थ बोलेगा तो शिष्ट का जो अर्थ होता था ना, भूमिकर। क्या है? भूमिकर। बताया कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। क्या हुआ? कदाचार। बताइए नेक्स्ट। तेलुगु के कवित्रीय में शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था?
तिरुवल्लुवर शामिल नहीं था, नाने शामिल था, तिनकन शामिल था, एरापगढ़ शामिल था। इसमें दिया हुआ ना 87 में, इसमें राज दिया हुआ है, इसका संस्थापक कौन, राज का संस्थापक कौन थे बताइए कि जौनपुर राज का संस्थापक कौन था? जौनपुर का मलिक सरवर या तो ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां भी बोल सकते हैं। जौनपुर का संस्थापक मालवा का बोलेगा तो कौन था? दिलावर खां गौरी। और गुजरात का बोलेगा तो जफर खां मुजफ्फर शाह। बंगाल का बोलेगा तो कौन था? शमसुद्दीन इलियास शाह। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि खान देश का संस्थापक कौन था? खान देश का संस्थापक बोलेगा तो मलिक राजा फारूकी। क्या है? मलिक राजा फारूकी। ठीक है। आगे कह रहा है कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी के स्थापित होने वाला राज्य कौन था? ये था जौनपुर था। तो हम क्या था? जौनपुर था। देख कहाँ के शासक ने की उपाधि सुल्तान उर सर्ग की उपाधि जो है ना मतलब थी जौनपुर। आगे कह रहा है कि मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? बताइए। बाज बहादुर। कह रहा है ना कि मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? तो बाज बहादुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद शाह की अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? बताइए क्या होगा? अहमद शाह प्रथम। बताइए कि महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? बताइए। गुजरात। क्या है? गुजरात। बताया कि कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल अब्दीन महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो फारसी में। क्या है? फारसी में। तो कह रहा है ना कि कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल अबुद्दीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो फारसी में। आगे कह रहा है कि कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़सा महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो कश्मीर के किस शासक कश्मीरी बड़सा महान सुल्तान के नाम से याद करते थे? इसका राइट आंसर होगा जैन उल अबुद्दीन होगा। ठीक है। 96 पर आइए कह रहा है कि महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो क्या होगा? ये करवाया था नुसरत शाह ने करवाया था, नुसरत शाह ने। ठीक है। आगे आइए। 97 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? कौन था बताइए? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम शासक था कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आगे कह रहा किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी महमूद गेसुंदराज बनावनवाज को भू अनुदान दिया था? तो क्या हुआ? ये दिया था ताजुद्दीन फिरोज। आगे कह रहा कि बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोकस पे पहुंचाया? ये पहुंचाया महमूद गवा। कह रहा कि बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोकस पे पहुंचाया? तो महमूद गवा। बताया टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुर्शिद कुली सॉरी इसमें होगा महमूद गमा को कहा जाता है। कह रहा है ना कि टोडरमल का पुरोगामी किसे कहते हैं? तो महमूद गमा को। बताया बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो 5। कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? 5। आगे कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? ये हुआ था बरार। क्या हुआ था? बरार। आगे इसमें देखिए राज दिया हुआ है और इसमें राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ था? ये दिया हुआ है। बताइएगा कि जो है ना बरार का विलय किसमें हुआ था? बरार का विलय बोलेगा तो अहमदनगर में हुआ था। बरार का विलय हुआ था अहमदनगर में हुआ था। अहमदनगर का विलय किसमें हुआ था? तो शाहजहां करवाया था ना, शाहजहां करवाया था। अब बीजापुर का घूमना बोलेगा तो क्या हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? औरंगजेब के द्वारा हुआ था। तो बरार का हुआ था अहमदनगर के द्वारा हुआ था, अहमदनगर का हुआ था शाहजहां के द्वारा, बीजापुर और गोलकुंडा को बोलेगा औरंगजेब, अब बीदर का बोलेगा तो बीजापुर। ठीक है। बीजापुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे आइए 104 नंबर। कह रहा कि बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र था? बताइए। ये था बीदर था। क्या था? बीदर था। आगे कह रहा अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद बोलेगा तो बंगाल में। कहाँ? बंगाल में है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद बोलेगा तो जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। बताइएगा। नेक्स्ट इनमें मिलान करना है। बताइएगा कि छोटा सोना मस्जिद ये कहाँ है? बताइए। छोटा सोना मस्जिद बंगाल में। छोटा सोना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। झंझरी मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। झंझरी जौनपुर। हिंडोला महल बोलेगा तो मालवा। रूमी खां मस्जिद बोलेगा तो अहमदनगर।
आगे कह रहा है किस देवराय की उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजापति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास में सबसे शानदार सैनिक घटना कहा था? नीलकंठ शास्त्री। क्या है नीलकंठ शास्त्री? शास्त्री ने कहा था। प्रसिद्ध विजयनगर विठल स्वामी मंदिर जिसके 56 तक्षित सस्तम संगीतमय स्वर निकालते थे, कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। बताया कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में विचार की, जिसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन कथन सही है? क्या पढ़ रहे हैं? इसमें कह रहा है ना कि एक दो तीन तीनों सही है। ठीक है, कह रहा है ना कि विजयनगर समाज के बारे में विजयनगर का उल्लेख उसकी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता है, बिल्कुल सही है। और कृष्ण देवराय का शासन पर सामाजिक संरचना के अंदर तनाव विशेषित था, बिल्कुल सही है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। ये तीनों कथन क्या है? तो सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 112 नंबर की राजा कृष्ण देवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या होगा? ये उन्होंने अपनी इसमें जो है कह रहा है ना कि राजा कृष्ण देवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी, ये बिल्कुल सही है। अमुक्तमाल्यदा की रचना किसने किया था? कृष्ण देवराय ने किया था, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे सही क्या है, समझ में सही नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है? संस्कृत में, यहाँ पे संस्कृत जो है ना गलत है, या तेलुगु में किया था ना? तेलुगु में तेलुगु था ना? हाँ तेलुगु था। आएगा, देखिए यहाँ देखिए दिया हो, देखिए नहीं यहाँ पे सही क्या है? वो तेलुगु और संस्कृत के भी एक बड़े विद्वान थे, लेकिन तेलुगु में इसका संस्कृत अनुवाद किया था, ठीक है ना। ऐसा सही। और क्या है? विदेशी यात्री पेश और उन्हीं उसके दरबार में आए थे, बिल्कुल सही है। और उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और स्पष्टता के लिए बारबोसा की उनकी प्रशंसा की थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तेलुगु में किए थे। आगे करा विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले समुद्र को क्या कहा जाता था? तो क्या होगा? तो क्या होगा? महानवी दिव्या। क्या है? महानवी दिव्या, ठीक है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि 114 नंबर क्वेश्चन करा है कि किसके राज्य में कलहन मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो क्या होगा? बताइए। विजयनगर। क्या है? विजयनगर होगा, विजयनगर। बताया कि मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्देश करता है? तो क्या होगा? सिक्के। क्या है? सिक्के। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्देश करता है? तो सिक्के, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया। आगे का चैप्टर कल करेंगे, कल के होमवर्क में।